गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इतिहास विषय में बीए पार्ट प्रथम के भारतीय इतिहास पुस्तक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। हमारा जो अध्याय है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, आज इसका हम भाग 2 पर चर्चा कर रहे हैं। पहले के भाग में हमने प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में पढ़ा था कि भारतीय धर्म ग्रंथ। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत का मतलब होता है कि किन साधनों से हम इतिहास को जान सकते हैं, इतिहास के बारे में जानने के हमारे क्या क्या साधन हैं। तो पहले वाले भाग में हमने वेदों के बारे में पढ़ा था। आपको पता है वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसके अतिरिक्त ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, सूत्र ग्रंथ, स्मृति साहित्य, महाकाव्य। महाकाव्य पता है कौन कौन से हैं? रामायण और महाभारत। इसी तरह पुराणों के बारे में भी हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ा है। और अब आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ और जो उस समय प्रचलित धार्मिक ग्रंथ थे उनके बारे में, विदेशों के विवरण के बारे में। इन सब से हमें हमारे जो प्राचीन इतिहास है उसकी जानकारी होती है। तो सबसे पहले हम आज चर्चा कर रहे हैं बौद्ध धर्म ग्रंथ के ऊपर। ब्राह्मण साहित्य की ही भांति इसका भी बहुत एक विशाल साहित्य है और प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। कौन कौन से हैं ग्रंथ, इन पे चर्चा करते हैं। पिटक ग्रंथ, जातक ग्रंथ, पाली ग्रंथ और संस्कृत बौद्ध ग्रंथ। पिटक ग्रंथ, इन पिटकों की संख्या जो है 3 है, इसी कारण इनको त्रिपिटक भी कहा जाता है। ये आप अच्छे से सुन लें। कौन कौन से हैं 3 पिटक? विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम पिटक। ये आपके एक क्वेश्चन भी बनता है जीके का। त्रिपिटक किसे कहा जाता है, इनके नाम बताइए। तो त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों के से संबंधित है और इनके नाम है विनय पिटक। 3 होने की वजह से त्रिपिटक कहा जाता है। मेन तो विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम पिटक। तब इनमें विनय पिटक जो है सबसे पुराना है। इसमें भिक्षु भिक्षुणियों के संग और उनके दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार, विधि निषेध एवं यम नियम आदि का संग्रह है। सुत पिटक में बौद्ध धर्म के उपदेश, सिद्धांत, आख्यान, उदाहरण और कथानकों का संग्रह है। अभिधम पिटक में बौद्ध धर्म की सिद्धांतों और दर्शन की उच्च स्तर पर विवेचना की गई है। ये सारी बातें इन सब से क्या है, हमें तत्कालिक समय की जानकारी होती है इन पिटकों से, बुद्ध के समय की, कि उस समय भारत की जो बहुत सी उपयोगी बातों का हमें ज्ञान होता है। त्रिपिटकों से जो भाष्य व टीकाएं लिखी गई हैं उनमें अनेक प्राचीन आख्यानों व इतिवृत्त का समावेश है। दूसरा ग्रंथ है जातक ग्रंथ। इसके ऐतिहासिक दृष्टि से जातक कथाओं का भी बहुत महत्व है। इन जातकों में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं लिखी गई है जो अपने समय के समाज का सुंदर चित्र हमारे सम्मुख उपस्थित करती है। इन कथाओं में उस युग के अनेक राजाओं का इतिवृत्त कहीं कहीं प्रसंग भी दिया गया है। मौलिक जातक तो वैसे विलुप्त हो गया है, फिर भी हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। एक्चुअली इन जातक ग्रंथों से हमें उस समय मतलब बौद्धकालीन भारत की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक स्थिति की जानकारी मिलती है। हम पढ़ क्या रहे हैं? इतिहास को जानने के स्रोत। तो इन स्रोतों से, इन साधनों से हमें तत्कालीन भारत की जानकारी प्राप्त होती है। अन्य प्रणाली ग्रंथों में 3 नाम विशेष रूप से हैं: मिलिंदपनु, दीपवंश और महावंश। मिलिंदपनु में यूनानी नरेश मिनेंडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के ऐतिहासिक मिलन और वार्ता का वर्णन है। कई बार आपके जो 1 नंबर के क्वेश्चन से उसमें भी आ जाता है, या आपके जीके का भी एक क्वेश्चन बन रहा है कि मिलिंदपनु में किसके बारे में उल्लेख है। तो आप लिखेंगे यूनानी नरेश मिनेंडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बारे में। दीपवंश और महावंश ये दोनों लंका के प्राचीन क्रमबद्ध इतिहास है। इन दोनों में भारतीय इतिहास की बहुत सी, यद्यपि ये लंका का इतिहास है किंतु इसमें भी बहुत सी बातें
भारत की हमें मिलती है। इसी तरह संस्कृत में भी काफ़ी सारे बौद्ध ग्रंथ लिखे गए हैं और इनमें क्या क्या नाम मुख्य है? महावस्तु, ललित विस्तार, बुद्ध चरित्र, सौहार्द्रनंद काव्य, दिव्यावदान, मंजूश्री, मुलकल। महावस्तु मुख्य रूप से महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्त है और ये हीनयान संप्रदाय का ग्रंथ है। ये छोटी छोटी सी बातें हैं। आपको मैं अपना पीडीएफ भी इसमें मैंने डाला हुआ है, बुक का पीडीएफ है, आप उसको लिख लें। शॉर्ट क्वेश्चंस आप निकाल लें इनमें से, ये आपके बहुत काम की चीज़ें हैं। जैसे हीनयान संप्रदाय का ग्रंथ कौन सा है? महावस्तु। महावस्तु में क्या है? बुद्ध का जीवन व्रत, महात्मा बुद्ध का जीवन व्रत। ललित विस्तार में बुद्ध को देवी शक्ति के रूप में स्वीकार कर अद्भुत कर्मों से युक्त उनका जीवन व्रत अंकित किया गया है। फिर आपकी क्वेश्चन बन रहा है कि बुद्ध को देवी के रूप में किस ग्रंथ में स्वीकार किया गया है या माना गया है? तो ललित विस्तार में। कनिष्क के समकालीन महाकवि अश्वघोष की रचनाओं में बुद्ध चरित्र और सौंदरानंद काव्य विशेष उल्लेखनीय हैं। इन रचनाओं में महाकवि ने बुद्ध के जीवन तथा सिद्धांतों का उल्लेख किया है। तो ये थे हमारे बौद्धकालीन या बौद्ध धर्म के या बुद्ध के समय की भारत की हमें इन ग्रंथों से जानकारी मिलती है। अब जैन ग्रंथों के बारे में पढ़ेंगे। महावीर स्वामी थे इसमें। बौद्ध धर्म के समान ही जैन साहित्य भी प्राचीन भारतीय साहित्य के अनुशीलन के लिए अत्यधिक उपयोगी सामग्री उपस्थित करता है। उस काल में भी अनेक ग्रंथों की रचना हुई थी। तो जैन ग्रंथ आप देखेंगे कौन कौन से हैं? परिशिष्ट पर्व, भद्रभाव चरित्र, जैन आगम ग्रंथ, व्याख्याएं एवं टीकाएं उल्लेखनीय हैं। और ऐतिहासिक दृष्टि से परिशिष्ट पर्व महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके लेखक है आचार्य हेमचंद्र सूरी। आप नोट डाउन करें। आचार्य हेमचंद्र सूरी ने कौन सा जैन ग्रंथ लिखा था? परिशिष्ट पर्व। प्राचीन इतिहास के संबंध में जो आख्यान, गाथाएं व अन्य वृत्तांत जैन साहित्य में विद्वान हैं, प्राय उन सबको इस ग्रंथ में संग्रहित कर दिया गया है। भगवान महावीर के समय के राजाओं तथा अन्य जैन सम्राटों के संबंध में इस ग्रंथ में बहुत सी उपयोगी बातें ज्ञात होती है। भद्रभाव चरित्र में क्या है? अब देखें। जैन विद्वान भद्रभाव और चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित घटनाओं का उल्लेख मिलता है। तो जैन ग्रंथों में जैनागम ग्रंथों का महत्व सबसे अधिक है। जैन आगम 12 अंगों में विभाजित है। इसको भी आप नोट करेंगे। जैन आगम क्या है? महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ है, आगम ग्रंथ के नाम से जाने जाते हैं। और कितने भागों में विभाजित है? 12 अंगों में, जिनमें आचारम सूत्र में जैन भिक्षु के आचार संबंधी नियम बताए गए हैं। भगवती सूत्र में महावीर स्वामी के जीवन व्रत एवं क्रियाकलापों का उल्लेख है। इसी प्रकार किसी अंग में विरोधी मतों का खंडन है, किसी में महावीर स्वामी की शिक्षाएं संग्रहित है, किसी में उपासक जीवन की विधि निषेधों एवं आचार विचारों का वर्णन है, तो किसी में भिक्षुओं के निर्वाण मतलब उनको मोक्ष जब प्राप्ति होती है तो उसको निर्वाण कहते हैं, निर्वाण प्राप्ति का उल्लेख है। बहुत से जैन विद्वानों ने, मुनियों ने जैन ग्रंथों पर संस्कृत भाषा में भी कई टीकाएं और व्याख्यान ग्रंथ लिखे हैं। और इससे हमें क्या होता है? उस समय की तत्कालिक जीवन का बहुत सी जानकारी हमें प्राप्त होती है। बहुत से अन्य जैन ग्रंथों में उनके नाम हैं कथाकोश, त्रिलोक प्रज्ञाति, लोक विभाग, आराधना कथाकोश, आवश्यक सूत्र, भगवती सूत्र, कालिका पुराण आदि। तो ये सब चीज़ें, ये सब ग्रंथ उस समय की हमें इतिहास की जानकारी प्रदान करते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हमारा ऐतिहासिक और समसामयिक ग्रंथ। प्राचीन भारत में धर्म प्रधान साहित्य की रचना तो बहुत हुई है, परंतु उस समय की जो राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक, आर्थिक जीवन के बारे में भी कुछ ग्रंथ लिखे गए हैं। जो कौन कौन से हैं? एक तो पाणिनि की अष्टाध्यायी। पाणिनि की अष्टाध्यायी, इसकी रचना कब हुई थी? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। और इसमें पश्चिमोत्तर भारत की राजनीतिक संघों का और भारत के कई स्थानों एवं बहुत सी जातियों का उल्लेख हुआ है।
कौटिल्य का अर्थशास्त्र जानते हैं आप? कौटिल्य कौन था? ये मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे और प्रधानमंत्री भी थे। इन्होंने उस समय की मौर्यकालीन भारत की शासन पद्धति, आर्थिक दशा, कानून व सामाजिक जीवन का वर्णन किया है। देखिए, अर्थशास्त्र नाम आ रहा है, लेकिन अर्थशास्त्र में सिर्फ अर्थ के बारे में ही या अर्थव्यवस्था के बारे में नहीं है, अपितु उस समय की शासन पद्धति, सामाजिक जीवन, आर्थिक दशा, कानून सभी के बारे में इसमें चर्चा की गई है। पतंजलि का महाभाष्य, अष्टाध्यायी पर लिखा गया यह है महाभाष्य समकालीन शुंग सम्राट पुष्यमित्र शुंग के बारे में लिखा गया है। गार्गी संहिता, इस ग्रंथ से शुंगकालीन भारत की राजनीतिक स्थिति तथा यवनों के आक्रमण की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। स्वप्न वासवदत्ता, महाकवि भास ने लिखा था इसे, ये नाटक। इस नाटक से उस समय की भारत की राजनीतिक स्थिति का पता चलता है। संगम साहित्य, साउथ का है ये संगम, और इसमें हमें द्रविड़ संस्कृति पर आर्य संस्कृति का प्रभाव और दोनों के समन्वय के बारे में भी जानकारी मिलती है। साथ ही चोल, पांडे, केरल आदि द्रविड़ राजवंशों की भी हमें इससे जानकारी प्राप्त होती है। मालविक अग्निमित्र, महाकवि कालिदास ने इसकी रचना की थी। और पुष्यमित्र शुंग, उसके पुत्र अग्निमित्र, शुंग यवन संघर्ष, शुंग विदर्भ संबंधों के बारे में और उस समय की राजनीतिक तथा सामाजिक जानकारी प्राप्त करने के लिए ये ग्रंथ उत्तम है। इसी तरह से विशाखा दत्त ने एक नाटक लिखा था मुद्रा राक्षस। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य और नंदों की विनाश का वर्णन है। साथ ही साथ इसमें चाणक्य तथा नंद मंत्री मुद्रा राक्षस, जो नाम था मुद्रा राक्षस, की कूटनीतिक चालों का भी वर्णन किया गया है। मतविलास प्रहसन, ये सारे आपको क्या बता रही हूँ मैं, उस समय के ऐतिहासिक और समसामयिक ग्रंथ जिनसे हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, तत्कालीन इतिहास की। यह प्रसन्न की रचनाकार हैं पल्लव वंश के राजा महेंद्रवर्मन प्रथम ने मतविलास प्रसन्न की रचना की थी। उसमें इन्होंने क्या लिखा, उस समय के जो बौद्धों और कापालिक थे उनके नैतिक पतन का इसमें विवरण दिया है। हर्षचरित, कौन था हर्षचरित? महाकवि बाण भट्ट, हर्ष के बारे में हम पढ़ेंगे। सम्राट हर्षवर्धन के बारे में, वर्धन वंश के सम्राट थे, उनका जीवन चरित्र के बारे में लिखा है। साथ ही साथ उस समय की भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन पर भी इस पर प्रभाव पड़ा है। कामंतकीय, नीतिसार, गोडबाहु, इनसे भी हमें उस तत्कालीन राजनीति की, सामाजिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। इसी तरह से एक और ग्रंथ है कल्लण की राजतरणी, जिसमें ये ऐतिहासिक ग्रंथ है और इससे हमें उस समय की राजनीतिक जीवन के बारे में पता चलता है। प्राचीन समय से शुरू कर 12वीं सदी तक के कश्मीर का इतिहास इसमें लिखा हुआ है। कश्मीर में राजाओं के साथ साथ भारत के जिन अन्य राजाओं से युद्ध हुए थे या जो अन्य प्रकार से भी कश्मीर के संपर्क में आए थे, उन सब का इसमें वर्णन किया है। तो ये थे हमारे ऐतिहासिक और समसामयिक ग्रंथ, जिससे हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा, हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त कराने का साधन है या स्रोत है। स्रोत और साधन आपके एक ही है, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य में आपके आएंगे अभिलेख, कलाकृतियाँ, स्मारक या भग्नावशेष, मिट्टी के बर्तन और सिक्के। अभिलेख, प्राचीन भारत में जो शासक हुए थे, सामंत हुए थे या सम्राट जो लोग थे, उन्होंने समय समय पर अपनी विजयों को, अपनी कीर्ति को, दान, जितने भी उन्होंने अच्छे कार्य करे हैं, उनको अनेकों अभिलेखों पर उत्कीर्ण कराए हैं। और ये अभिलेख हमें अनेक स्थानों पर मिल जाते हैं। जैसे किस रूप में मिलते हैं? स्तंभ शिलालेख, गुहाओं में, मूर्तियों, प्रकारों, पात्रों और तामपत्रों में। इन अभिलेखों में समकालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक
एवं सांस्कृतिक दशाओं की महत्वपूर्ण जानकारी भी हमें मिलती है। और हम उदाहरण के लिए कह सकते हैं, जैसे कलिंग नरेश खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख नहीं मिलते तो हमें इन व्यक्तियों की जानकारी प्राप्त नहीं होती। तो ये अभिलेख मतलब बिना अभिलेख की सहायता से अनेक राजवंश या जो यशस्वी सम्राट हैं उनके बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती। तो इससे हमें उनके नाम, उनकी वंशावली, उनकी तिथि, कर्म, उनके समय की महत्वपूर्ण घटनाओं का ज्ञान होता है। इसी तरह से भगवान बुद्ध के शरीर के अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए स्तूप बनाए गए थे और इन स्तूपों के तोरणों, तोरण जानते हैं ना, ऊपर जो दरवाजे के ऊपर होता तोरण, वेष्टनियों पर लेख अंकित हैं। सांची, भरूच, अमरावती आदि पर अनेक लेख मिले हैं जो इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। स्तंभ लेख, स्तंभ स्तंभ जानते हैं स्तंभ किसे कहते हैं? स्तंभ जो एक स्तंभ कैसे कहेंगे, खंभा जैसे होता है ना, उस पर भी कई लेख मिले हैं। जैसे कि यूनानी हेलियोडोटस का विदिशिका स्तंभ लेख, समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ लेख जो कि अशोक के प्रयाग स्तंभ पर ही उत्कीर्ण है, चंद्रगुप्त का मेरोल स्तंभ लेख। इन सब से हमें उस समय की राजनीतिक स्थिति, सामाजिक सारी स्थितियों के बारे में, चाहे वो आर्थिक हो चाहे सामाजिक हो, उसकी जानकारी मिलती है। कलाकृतियाँ, बहुत सी कलाकृतियाँ, जैसे भित्ति चित्र भी है, स्तंभ पे मूर्तियाँ बन रहे हैं, मंदिर, खिलौने, मुहरे आदि जो है हमें भारत के विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं और इनके अध्ययन से भी हमें भारतीय इतिहास की, सभ्यता एवं संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये कलाकृतियाँ वैसे तो बहुत खंडित अवस्था में पाई गई हैं, फिर भी हमें जैसे गुफाओं में जो निर्मित भित्ति चित्र हैं उससे हमारे ज्ञान में वृद्धि हुई है। ये भित्ति चित्र हमें अजंता, सितान, वासल, बादामी, बाग की गुफाओं से भी मिले हैं। तो इन चित्रों से हमें समकालीन कला और संस्कृति की ज्ञान प्राप्त होता है। पत्थर, तांबा, कांस्य, पीतल की बनी मूर्तियों से भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इसी तरह से स्मारक या भग्नावशेष जानते हैं, टूट फूट के जो पहले के हुए, उससे भी इतिहास के निर्माण में हमें महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। तो छेनी, कन्नी या तुलिका जैसे निर्जीव साधनों की सहायता से प्रस्तुत प्राचीन भारतीय स्मारक तत्कालीन भारतीय वास्तुकारों, शिल्पकारों एवं चित्रकारों के उद्गारों को प्रस्तुत करते हैं। स्मारकों के रूप में सुरक्षित मंदिर, स्तूप, गुफाएं, मूर्तियां, स्तंभ, ये सब हमें उस समय की कहानी बताते हैं। इन स्मारकों से हमें विभिन्न कालों की कलाओं के बारे में, उनकी विषयों, उनकी शैलियों का अध्ययन हम कर सकते हैं। जैसे सिंधु सभ्यता से हमें पाशुपत शिव की जो मूर्ति मिली, इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि उस युग में शिव पूजा प्रचलित थी। गुप्त काल में जो वैष्णव बौद्ध, जैन या शैव मूर्तियां मिली हैं, उससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि उस युग में लोगों में धार्मिक सहिष्णुता थी। तो मूर्तियों और चित्रों की भिन्न भिन्न वेशभूषाओं, हाव भाव से उस समय की हम धार्मिक, सामाजिक मान्यताओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से मिट्टी के बर्तन और मुद्राएं, हमें जो उत्खनन में मिट्टी के बर्तन या मुहरें प्राप्त हुई है, वो भी इतिहास निर्माण में हमें सहायता करती है। इनके सूक्ष्म अध्ययन से काल निर्माण में हमें सहायता मिलती है। प्राचीनतम बर्तन और मोहरे सिंधु प्रदेश से प्राप्त हुए हैं, परंतु इन पर खुदे लेख अभी तक पढ़े नहीं जा सके। और हमारे सबसे जो अहम भी है प्राचीन इतिहास के साधन को जानने का स्रोत, वो है सिक्के, कॉइन। सिक्के सोने के भी होते हैं, चांदी, तांबा, पीतल, ये सारे सिक्के हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त कराते हैं। अच्छा, जिस एरिया में या जहाँ से सिक्के मिले, मान लीजिए वो चांदी के हैं या सोने के हैं, तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। और यदि वो मिश्रित धातु के हैं या उनसे कमज़ोर धातुओं के हैं, तो उनकी अर्थव्यवस्था डावाडोल थी या कमज़ोर थी। साथ ही साथ इन सिक्कों से हमें उस समय की भाषा के बारे में, उस समय की सामाजिक स्थिति के बारे में, या जहाँ जहाँ से ये सिक्के प्राप्त हुए हैं वहाँ से उन शासकों की शासन होने की जानकारी भी मिलती है। तो इससे हमें
इस प्रकार से सिक्के हमारे इतिहास को जानने के महत्वपूर्ण साधन हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें ही विदेशियों का विवरण। ये तो आज इसके पहले के हमने पढ़ा था, हमारे जो देश में या हमारे भारत में रहने वाले जितने भी साहित्यकार थे उन्होंने अपने ग्रंथों में इसके बारे में, भारत के इतिहास के बारे में लिखा। लेकिन विदेशियों ने भी प्राचीन भारत के इतिहास की रचना करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन विदेशियों में यूनानी, चीनी, तिब्बती आदि अनेक लेखक थे जो समय समय पर भारत आए और इन्होंने भारत के बारे में लिखा। हम मुख्य रूप से कह सकते हैं जैसे सिकंदर की सेना के साथ भी भारत में बहुत सारे विद्वान आए थे, उन्होंने भारत के बारे में लिखा। मेन जो इसमें था वो था मेगस्थनीज। मेगस्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इंडिका। उससे हमें यहाँ उस समय की तत्कालिक राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक स्थिति की पता चलता है। इसी तरह से चीनी लेखक जो है भारत में आए थे, उन्होंने अनेक चीनी बौद्ध धर्म, साहित्य और संस्कृति अध्ययन करने भी भारत आए थे। उनमें मुख्य रूप से है फाइयान, हेनसांग, इत्सिंग, सुमाचिन आदि। इन लोगों ने समय समय पर लिखा। जैसे फाइयान है वो लगभग भारत में 15 से 16 वर्ष तक रहा और उसने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में अपने बौद्ध ग्रंथ, वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए, तो उसने अपने जो ग्रंथ लिखे उसमें तत्कालीन देश की स्थिति के बारे में उसने चर्चा की। इसी तरह से हेनचांग भी भारत में 15 वर्ष के लिए आया था और ये भी बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए आया था और इसने भी अपने यात्रा के विवरण को लेखबद्ध किया। तो हेनसंग का जो इतिहास है वो उस समय की तत्कालिक भारत की राजनीतिक स्थिति के बारे में हमें जानकारी कराता है। इत्सिंग भी भारत में आया था। ये आना वाला इत्सिंग अंतिम चीनी यात्री था। उसने कई वर्षों तक नालंदा और विक्रम विश्वविद्यालय का अध्ययन किया और अपनी यात्रा को लेखबद्ध किया और उसने भी उस समय के समकालीन भारत के विषय में लिखा। इसी तरह से तिब्बती भी भारत में आए थे बौद्ध धर्म की उपासना के लिए। इसमें सबसे अधिक प्रसिद्ध जो लेखक थे वह हैं लामा तारानाथ। तारानाथ ने कंग्यूर और तंग्यूर नामक 2 ग्रंथों की रचना की। आप इसको नोट करें, कौन से ग्रंथों की रचना की तारानाथ ने? कंग्यूर और तंग्यूर। और इन दोनों ग्रंथों में उसने भारत संबंधी विवरण भी लिखा। इसी तरह से अरब लेखक भी भारत में आए थे क्योंकि भारत का घनिष्ठ व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध रहा था अरब देशों से। तो अरब सौदागर व्यापार वाणिज्य के संबंध में निरंतर भारत आते रहते थे। तो सौदागर सुलेमान ने सलसिलातुवारिक नामक ग्रंथ लिखा। इसी तरह से अनेक लोग भारत में आए जिन्होंने अरबी लेखक भारत में आए जिन्होंने यहाँ के भारत के बारे में लिखा। तो इस प्रकार प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी के हमें बहुत से साधन मिलते हैं जिनसे हम भारत की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जिसने भी लिखा मान लीजिए तत्कालीन भारत के बारे में ही लिखा और हमें तत्कालीन भारत की जानकारी इन ग्रंथों से होती है, इन मूर्तियों से होती है और प्राप्त अभिलेखों और सिक्कों से होती है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मैं फिर चर्चा करूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।